नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आज कई किसान नवीन कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी खेती में मुनाफा कमा रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस शेड नेट में खीरा की खेती की है, उनकी फसल की अच्छी पैदावार हो और आने वाले दिनों में भरपूर पैदावार मिले, इसके लिए वो इस समय कौन कौन से कार्यों को करें और इस बारे में जानते हैं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र काजल से। इस समय तो जो ध्यान देने वाली बात है खीरे में, जो साइड ब्रांचेज हैं, जो नीचे का 30 सेंटीमीटर है वो सिंगल रखते हैं हम। उसके बाद जितनी भी साइड ब्रांचेज आती हैं उन पे 2 खीरे 3 खीरे रख के और उस साइड ब्रांच को आगे से काट देते हैं ताकि नीचे जो इसकी बेल है ज़्यादा न फैले, क्योंकि हमने जो खीरे का प्लांट है ऊपर भी लेके जाना है। जो हमारा मकसद है वर्टिकल कल्टीवेशन का, खड़ी खेती का, अगर जो हम पौधे को ऊपर लेके नहीं गए, नीचे ही रह जाता है, नीचे ही फैल जाता है, तो वो हमारा वो फेल हो जाता है, वो वर्टिकल कल्टीवेशन नहीं रही और प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों में फ़र्क रहेगा, काफ़ी डाउन आएगी। तो इसलिए जो साइड ब्रांचेज हैं वो 1.25 मीटर 1.5 मीटर तक मैक्सिमम साइड ब्रांचेज आती हैं। उसके बाद पौधा अपने आप ही सिंगल स्टेम चलता है। तो नीचे हर शाखा पे जो साइड ब्रांच है उस पे 2 या 3 खीरे रख के और बाकी का हमने आगे से काट देना है ताकि पौधा ऊपर भी चलता रहे। तो एक तो ये हमने ऑपरेशन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रदेश के कुछ किसान भाई अधिक आय कमाने के लिए पॉली हाउस शेड नेट में खीरा की खेती करते हैं। उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी अच्छी बढ़वार के साथ अधिक उपज के लिए खीरे में अवांछित शाखाओं की कटाई छटाई के साथ उचित आकार देना बेहद जरूरी होता है। किसान भाइयों, खीरा की फसल से अधिक उपज तभी मिलेगी जब इसकी अच्छी बढ़वार होगी। तो इसके लिए किसान कौन सा पोषक तत्व ले और कितनी मात्रा में कब कब प्रयोग करे, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। खाद इसमें हम NPK 19-19 सप्ताह में 2 बार, और जैसे शुरुआत में, उसके बाद हम बदल देते हैं 13-0-46 है। इसमें 13 नाइट्रोजन है और 46 पोटास है, तो आप ये भी डाल सकते हैं। बाकी कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, 500-500 ग्राम दोनों, ये 15 दिन में एक बार, यानी 15 दिन में एक बार देना है इसको। ये प्रति एकड़ के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेना है आपका स्ट्रक्चर किस साइज़ का है, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके और आप उसको निकाल सकते हैं भी कितना देना है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए वही 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से, मल्टीप्लेक्स के नाम से भी आता है और भी कई नाम से आता है, तो उसका स्प्रे आप 15 दिन में एक बार अवश्य करें। आज के समय में कोई भी फसल कीट बीमारी के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में जो किसान भाई कीट रोगों की सही पहचान करके समय पर नियंत्रण कर लेते हैं, उन्हें अच्छी पैदावार मिलती है। तो खीरा की फसल में कौन कौन से कीट व्याधियों का प्रकोप होता है और इनसे फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाना जरूरी है, इस बारे में जानते हैं। दूसरे इसमें जैसे आपने बीमारी और जो कीट पतंगे हैं जो जिनका प्रकोप मेन होता है, तो खीरे में माइट है, जैसे रेड माइट, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, इनकी दिक्कत आती है। सकिंग पेस्ट है, तो उनके लिए जो सकिंग पेस्ट है मेनली उनके लिए वही अमीडाक्लोप्रिड और एसिटामिप्रिड। अमीडा का आप प्रिवेंटिव करते रहें और एसिटामिप्रिड का जैसे अगर जो वाइट फ्लाई या कोई भी सकिंग पेस्ट जैसे आया है तो उसका उस समय स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों को यही सलाह है कि खीरे की अच्छी खेती है, बढ़िया पैदावार देती है। साल में आप खासकर नेट हाउसेज में 3 फसल आप ले सकते हैं। पॉली हाउसेज में भी आप 2 फसल तो बड़े आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसका सारा ड्यूरेशन ही 90-100 दिन का है। और एक पौधे से जो पैदावार है 3 और 4 के बीच में तो आम रहती ही है, लेकिन कोई अच्छी वैरायटी है, जैसे पीछे हमने एक इजरायली वैरायटी लगाई थी 5711 के नाम से,
और अब एक बैरिकेड के नाम से आई है इनकी वैरायटी, बहुत ही अच्छी पैदावार, वो 5 किलो तक भी दे रही है, 5 से ऊपर भी दे रही है। तो इस तरह की वैरायटी आप लगाइए और बहुत फ़ायदा है इसमें खीरे की फसल में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार मौसम के अनुसार इसकी देखरेख और प्रबंधन है। अभी आने वाले समय में अत्यधिक शीत ऋतु जब बढ़ेगी तो हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा मुर्गियों का। वैसे तो मुर्गियां ठंड में बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, उनका प्रोडक्शन वगैरह भी अच्छा होता है और स्वस्थ भी होती हैं, लेकिन जब अति ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो लीटर थिकनेस बढ़ा देंगे, उसमें एक आध 2 लेयर और हम लीटर में बढ़ा देंगे। दूसरा, जो वेंटिलेशन के लिए जो खिड़कियां हैं उनमें पर्दों का अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जब ठंड हो शाम को जैसे 6-7 बजे के बाद उसको पर्दे गिरा दें और उसके बाद जब दिन में जब धूप उगाए सुबह, उसके बाद फिर वो पर्दे हटाएं ताकि अंदर गर्मी रहे। तीसरा माध्यम आर्टिफिशियल लाइटिंग, अंदर जो है आप लाइट जला के रखें। अगर लाइट ऑफ रखते हैं तो ऐसे हीटर अरेंजमेंट होने चाहिए ताकि अंदर जो है वो टेम्परेचर उसका समुचित रहा आए। ये सब चीज़ें हमको हाउसिंग मैनेजमेंट में ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं कि हमको किस तरह से पानी और फीड का प्रबंधन करना चाहिए, मुर्गियों के दाना का कैसा प्रबंधन करें। मुर्गी पालक साथियों, अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि हम फीड मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वाटर मैनेजमेंट भी बहुत ही अहम रोल अदा करता है समुचित उत्पादन और हमारे मुनाफे पे। क्या होता है कि जो मुर्गी का शरीर है लगभग 75% पानी से बना होता है और लगभग 20% के आसपास उसमें प्रोटीन होता है। तो सबसे बढ़िया ये है कि डीप बोरवेल का पानी हम उपयोग करें तो गर्मी और ठंडी दोनों के समय उसमें समुचित मात्रा में पानी अच्छा मिलता है। तो ये हमको पानी जो है स्वच्छ और साफ़ सुथरा पानी ही उपयोग में लाना चाहिए। पोल्ट्री का फीड जो होता है 3 भागों में बांटा जाता है उम्र के हिसाब से। पहला होता है प्री स्टार्टर, जो 0 डे से, जैसे मुर्गी चूजा हमारे फार्म में आया वहाँ से स्टार्ट होके 10वें दिन तक, और 11वें से 21वें दिन तक स्टार्टर, और 21वें दिन से लेके जब मुर्गी जो है ब्रॉयलर फार्म से निकल के जो मार्केट जाता है तब तक के उसमें हम उसको फिनिशर राशन बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही कम उम्र है, प्री स्टार्टर राशन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा दी जाती है, लगभग 22-23% तक। फिर उसके बाद जो स्टार्टर राशन है उसमें प्रोटीन की मात्रा घट के लगभग 21-21.5 तक आ जाती है प्रतिशत में, और फिनिशर राशन में और भी कम होकर लगभग 20%। लेकिन एनर्जी वैल्यू जो है ज़्यादा आपकी जो बड़ी मुर्गियां हैं उनमें और छोटी मुर्गियों में उसी के हिसाब से कम होता है। तो हमको देखना यह है कि मेज जो है, मक्का है, उसकी समाहितता लगभग 60% तक मुर्गी के दानों में होती है। 30% लगभग सोया मील उसमें जोड़ते हैं, फिश मील लगभग 3%, और मिनरल मिक्सचर और साल्ट, मिनरल मिक्सचर लगभग 2.5 के आसपास, और साल्ट जो है, लवण चूर्ण जो है वो 0.5%। इस तरह से उसमें हम पोल्ट्री फीड बनाते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बीमारी के उपचार से अच्छा बचाव करना होता है, तो आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएंगे, आइए जानते हैं। हम बात करें कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके लिए, तो पहली बात तो ये, साफ़ सफाई का समुचित ध्यान रखें। जितने भी पानी और दाने के बर्तन हैं वो कम से कम दिन में एक बार पूरी तरह से साफ़ होने चाहिए। इसके साथ साथ साफ़ सफाई पूरे फार्म की और परिसर की करते रहें। जहाँ एंट्री है वहाँ पर आप जो चूने का घोल लगा के रखें, ताकि जो भी व्यक्ति प्रवेश कर रहा है उसमें फार्म में आपके, तो वो पूरी तरह से डिसइंफेक्ट होके जाए। अगर मृत्यु होती है पोल्ट्री शेड के अंदर तो मृत मुर्गियाँ निकाल के उसका समुचित निष्पादन गड्ढे में करें और उसके ऊपर चूने का घोल डाल के और उसको ढक दें। ये तरीका होता है बीमारी से बचने का। बीमारी से बचने के लिए एक और महत्वपूर्ण तरीका होता है वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना। हम आज बात कर रहे हैं जैसा कि ब्रॉयलर के लिए, तो ब्रॉयलर के लिए अलग वैक्सीनेशन शेड्यूल अपनाया जाता है। इसमें जो है, जब हैचरी से जिस दिन चूजा निकलता है उसी दिन मैरेक्स का टीका कर दिया जाता है। वो हैचरी में होता है, वो आपका मुर्गी पालक के फार्म की बात नहीं है। 5वें दिन जब आपके यहाँ चूजा आ गया, 5वें दिन लसोटा वैक्सीन कहलाती है, जो कि रानीखेत बीमारी के खिलाफ दी जाती है। यह नाक छिद्र और आँख में 1-1 ड्रॉप डाल के चूजे को दी जाती है। फिर उसके बाद 14वें से 15वें दिन हम उसको, एक बीमारी होती है गम्बोरो
कॉमन नेम है गम्बोरो बीमारी या इन्फेक्शियस बर्सर डिजीज कहलाती है, उसको हम मुर्गियों को देना पड़ता है। और एक आखिरी जो टीकाकरण है वह है 28वें दिन लसोटा का रिपीट वैक्सीन, ये पीने के पानी के द्वारा पक्षियों को दी जाती है। इन तरीकों को अपनाएं तो आप समुचित ढंग से आप अपने जितने भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका रिटर्न उनके उत्पादकता के माध्यम से ले सकते हैं। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का भी पालन करते हैं और ज्यादातर देखने में आता है कि किसान नवजात बछड़े बच्चियों की देखरेख सही तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु दर अधिक होती है। इसलिए आप नवजात बछड़े बच्चियों की देखरेख और प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत से। आज हम बात करेंगे नवजात बछड़े बछड़ियों की देखभाल। किसान भाइयों, ये जो विषय है बहुत ही प्रमुख विषय है कि हमारे किसान भाइयों को या पशुपालक भाइयों को पशुशाला में जो हमारे नवजात बछड़े बछड़ी हैं उनका रखरखाव विशेष रूप से करना पड़ता है। जो हमारा पशु है बछड़ा बछड़ी है तो उसका मुंह में जो झिल्ली लगी है उसको साफ़ करें, उसके इस पर नाक में जो उसकी झिल्ली लगी है उनको भी साफ़ करें। और अगर उसका पशु चाटता है तो उसको चाटने दें, उससे उसका ब्लड का संचार उसमें होता है और जो बछड़ा बछड़ी है बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है और दूध पीना शुरू कर देता है। तो किसान भाई इसका ये ध्यान रखें कि जो हमारा बछड़ा बछड़ी है उसका सबसे पहले तो जो गर्भनाल है उसको करीब 5 सेंटीमीटर छोड़ के उसको शार्प ब्लेड या चाकू से काट दें और उसके बाद में उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएं। मुख्य रूप से किसान भाइयों जैसे हमारे बछड़ा बछड़ी है उसको जन्म के 2 घंटे के अंदर खीस या चीका उसको मिलना चाहिए। इसके साथ ही उसके जो शारीरिक भार है उसका 10% खीस उसको मिलना चाहिए। तो ये बातें शुरू में ध्यान रखें किसान भाई कि जो हमारा बछड़ा बछड़ी है उसको उचित मात्रा में खीस पिलाएं। जो खीस है वो एक एंटीबायोटिक होने के साथ साथ उसको अतिरिक्त ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है जो पशु से करीब 3 से 4 दिन तक बछड़े बछड़ी को प्राप्त होता है और ये ही उसकी पूरी उसकी जन्म काल में उसको बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनका उचित आहार प्रबंधन करते हुए आवास व्यवस्था कैसी रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके साथ ही दूसरा ये किसान भाई ध्यान रखें कि जो आपका बछड़ा बछड़ी है उसको करीब 15 दिन बाद उसको प्री स्टार्टर राशन जैसे भीगा हुआ दलिया है थोड़ा उसको खिलाना शुरू करें कि उससे भी उसका जो रूमन है वो डेवलप हो और वो दूध के अलावा भी कुछ खाना शुरू करें। इसके साथ साथ कुछ हरा चारे की पत्तियां हैं वो भी किसान भाई उनको खिला सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों अगर हम बछड़े बछड़े के आवास की बात करें तो उसका आवास साफ़ सुथरा एवं स्वच्छ होना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखें कि जो पशु की बिछावन है उसके रूप में पुआल वगैरह का प्रयोग करें जिससे वहाँ पशु को निमोनिया वगैरह नहीं होगा क्योंकि सूखा उसका आवास रहेगा। दूसरा ये ध्यान रखें कि जितना भी पानी है गोबर है वहाँ पेशाब उसको समय समय पर साफ़ करते रहें, उससे भी आप सुखाते रहें तो पशुशाला में आपके नमी नहीं रहेगी और जो बछड़ा बछड़ी है वो आपको बीमार नहीं होगा। इसके साथ ही किसान भाई जो अभी वातावरण में सर्दी मौसम जैसे जैसे बढ़ेगा तो गिरते हुए तापमान के अनुसार जो हमारे बछड़े बछड़ी हैं उनको कुछ समय के लिए सुबह थोड़ा धूप में निकालें, उससे भी उनको एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा और हमारा जो बछड़ा बछड़ी है थोड़ा उसमें उसका शारीरिक विकास होगा। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को परजीवियों की समस्या से बचाते हुए रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कैसे कराएं, आइए जान लेते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों ये भी ध्यान रखें कि उसके जन्म के करीब 7 दिन के अंदर उसको कृमिनाशक दवाओं पिलानी चाहिए क्योंकि जो दूध पीता बछड़ा है उसमें इन कृमि की संख्या एकदम तेज़ी से बढ़ती है और वो हमारे बछड़े बछड़ी को कमज़ोर करते हैं।
तो इसलिए 1 सप्ताह का होते होते उनको ज़रूर कृमिनाशक दवा पिलाएं। इसके साथ ही जो हमारे बछड़ा बछड़ी है उसमें डीवर्मिंग के साथ साथ अगर वो 6 महीने से ऊपर का हो जाए तो उसमें जैसे FMD है, BQ है, इसी प्रकार आपका जो HS है, इनका टीका भी किसान भाई लगवाएं। उससे हमारा जो पशुओं के बछड़े की जो मरने की दर है वो कम रहेगी और पशुपालन व्यवसाय हमारे किसान भाइयों के लिए लाभ का धंधा साबित होगा। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर आप मेरे द्वारा बताई गई बातों का आप अपने बछड़े बछड़ियों के पालन में ध्यान रखेंगे तो आपके बछड़े बछड़ी आगे जाके अच्छी गाय बनेंगे, दुधारू गाय। जैसे कि आज लाखों की संख्या रुपए में गाय आती है, तो आपके लिए एक फायदे का धंधा होगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम की वर्तमान परिस्थितियां समय पर बोई गई सरसों, चना और अन्य रबी की फसलों में जल मांग बढ़ा सकती हैं। इसलिए खेत में लगातार निगरानी रखें और मिलानी लक्षण प्रकट होते ही सिंचाई जरूर करें। सरसों में पहली सिंचाई बुआई के 25 दिन बाद करें। बाकी बची यूरिया 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करने के बाद टॉप ड्रेसिंग करें। चने की 40 दिन की फसल पर प्रथम सिंचाई करें। फसल में दीमक का प्रकोप होने पर 4 लीटर क्लोरोपाइरीफास दवा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ दें। सरसों के खेत में लगातार निगरानी रखें जिससे कीट व्याधि का प्रकोप होने पर पता चल सके। वातावरण में नमी रहने पर सरसों में आरा मक्खी व बगराडा कीट का प्रकोप हो सकता है। इन दोनों ही कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 25 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर भुरकाव करें। बेर में फल बनने का समय है, इसलिए वृक्ष में भारी सिंचाई न करें। फल का आकार मटर के दाने जितना होने पर मोनोक्रोटोफास 30 SL दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें और 21 दिन के अंतराल पर इस दवा का दोबारा छिड़काव करें। बरसीम और रिचका अधिक खाने में पशुओं में अफरा रोग हो सकता है। इससे बचाने के लिए हरे चारे के साथ गेहूं का सूखा भूसा या बाजरे का सूखा भूसा मिलाकर पशुओं को आहार में दें। अनाज का भंडारण 8% या इससे कम नमी पर करें। पुराने बारदाने को धूप में सुखाकर काम में लें। ध्यान रहे गोदाम में कहीं दरार ना हो। दरार हो तो उसे अच्छी तरह से सीमेंट या मिट्टी से भर दें। इसके बाद ही अनाज का भंडारण करें। गोदाम को 3 ग्राम सेल्फास से प्रति 200 घन फुट की दर से ध्रुमित करें और कमरे को वायु रोधित कर दें। इससे चूहों का आक्रमण कम होगा। गोदाम को चूहों से सुरक्षित रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धनेरा, जिला धौलपुर के कृषक दुर्गा प्रसाद ने। आप आम के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दुर्गा प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्ते। जिन किसान भाइयों के पास आम का बागान है उन्हें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आम में मंजर आने लगेगा और आना बहुत जगह शुरू भी हो गया होगा। तो उसके लिए अभी क्या करना है कि अभी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे पौधे की स्थिति क्या है। जो भी हमारे बागान है उसमें स्थिति में ये देखना है कि अगर हमारे पौधे में कहीं भी अगर उजला कीड़ा भी दिसंबर में बहुत ज़्यादा आता है, अभी जड़ की तरफ से छोटा उसको मिली बग कहते हैं, उजला कीड़ा आता है। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम की बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में
पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इनकी रोकथाम हेतु उपयुक्त होगा कि जमीन के अंदर ही इन अंडों को नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए बागों की गर्मी में जुताई कर दी जाए, जिससे अंडे धूप एवं वर्षा से नष्ट हो जाए। इसके अलावा कार्बोरिल धूल 50 से 100 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ भूमि में मिलाया जाए। उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है कि अल्काथिन शीट आता है, उसको चारों तरफ से बांध देना है। 25 से 30 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई होता है, उससे आप उसको बांध दें जड़ पे और उसके बाद ग्रीस लगा दें। ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको कभी कभी देखिएगा कि कहीं कहीं तने में छेद हो रहा है। उसके लिए क्या करना है आपको कि एक कोई स्टिक लेना है, उसमें कॉटन लगा के केरोसिन ऑयल में डुबो के उस पूरे छेद को निकाल देना। छेद से जितने भी कीड़े होंगे उसमें कैटरपिलर घुसे रहते हैं, जो कि धीरे धीरे पेड़ को अंदर से खाते हैं और जब उसमें फ्लावर आने लगेगा, फूल आने की स्थिति में पूरे पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। तो उससे पहले इस चीज़ को कर लेना है। ठीक है। और अभी कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव ऐसे नहीं करना है। अगर बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है तो जैसे कि हम कह रहे थे अभी तने में छेद हो जाए उसके लिए, तो उसके लिए हम बहुत सी बुरी स्थिति हो तो हम मोनोकोटोफॉस ये सब डालते हैं। लेकिन ये करने पे भी अगर कंट्रोल हो रहा है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अभी मैंगो के ऑर्चर्ड में। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।